वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी में। और आज हमारे न्यू सिलेबस की क्लास की टॉपिक नंबर 17 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है टॉपिक नंबर 17 उसको देखते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम क्या है, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं तो ये एक नया चैप्टर है जिसका नाम है न्यू बिगिनिंग्स सिटीज एंड स्टेट्स। तो चैप्टर का जो नाम है न्यू बिगिनिंग्स सिटीज एंड स्टेट्स, ये किस बारे में है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, सबसे पहले हमने हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर करा था जिसमें हमने सिविलाइजेशन के बारे में बात करी थी। आपकी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में बात करी थी, जिसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर जो था टॉपिक नंबर 16 जो था, उसमें हमने भारत की जो कुछ फिलॉसफीज हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनके बारे में बात करी। अब हम बात करने वाले हैं कि उन सिविलाइजेशंस के बाद भारत में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बाद कौन सा समय आया। तो उसी को हमने कहा है न्यू बिगिनिंग्स सिटीज एंड स्टेट्स, कि एक नई शुरुआत होती है जब वो सिविलाइजेशन खत्म हुई, एक अर्बन सिविलाइजेशन जब खत्म हुई तो उसके बाद एक नई शुरुआत होती है, नए शहर बनते हैं, नए राज्य बनते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये वाला चैप्टर रहने वाला है। तो इसमें हम समझेंगे कि इंडस जो वैली सिविलाइजेशन है उसके बाद क्या कंडीशन हुई, क्या डेवलपमेंट भारत में हुई। तो इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई का मतलब है कि बीसीई से जो पहले 1000 साल थे उनकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स। तो इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई अ वाइब्रेंट न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगन इन द गंगा प्लेन्स। गंगा के मैदानों में एक दोबारा से अर्बनाइजेशन शुरू होने लगी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में गंगा के मैदानों में फिर एक बार फिर से अर्बनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। दिस न्यू फेज इज ऑफन कॉल्ड एज इंडियाज सेकेंड अर्बनाइजेशन, और इस नए फेज को कहा जाता है इंडिया का दूसरा अर्बनाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी कि दूसरी बार भारत में शहरीकरण की शुरुआत जो हुई वो शुरू हो गई। पहला अर्बनाइजेशन कब हुआ? तो पहला अर्बनाइजेशन कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। दूसरा अर्बनाइजेशन कहा जाता है कि जब फर्स्ट मिलेनियम बीसी में गंगा के मैदानों में फिर से एक बार फिर से शहरीकरण की शुरुआत होती है, और इस समय को हम कहते हैं महाजनपद काल। तो इस महाजनपद काल में कुछ जनपद बने, कुछ महाजनपद बने। जनपद आप मान सकते हो, जनपद का मतलब एक तरीके से शहर या टाउन, उसको हम जनपद कह देते हैं। ठीक है, शहर को जनपद कह देते हैं। तो नए नए शहर बने, नए नए उन सारे शहरों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा शहर बना जिसको हमने महाजनपद कहा। ठीक है, एक मिनट बस, आप मुझे एक मिनट देंगे। चलिए, तो बात करते हैं जनपदों के बारे में और महाजनपदों के बारे में। तो एज पीपल फॉर्म्ड क्लैंस और ग्रुप्स, ईच क्लैन केम टू बी एसोसिएटेड विद ए टेरिटरी और जनपदा लेड बाय अ राजा और रूलर। तो जब लोगों ने ग्रुप बनाने शुरू किए, धीरे धीरे लोगों ने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, क्लैंस बनाने शुरू करे। क्लैंस मतलब होता है कुल, एक ऐसा ग्रुप जिसमें वो सारे लोग रहते हैं जिनकी सोचने की तरीका एक जैसा होता है और वो एक ही भगवान की पूजा करते हैं, तो उसको कुल कहा जाता है या क्लैन कहा जाता है। तो जब लोगों ने धीरे धीरे ग्रुप्स बनाने शुरू करे, क्लैंस बनाने शुरू करे,
तो हर एक क्लैन का एक पर्टिकुलर एरिया होता था, एक पर्टिकुलर टेरिटरी हुआ करती थी, और वो क्लैन जिस टेरिटरी में रहती थी या जिस एरिया में रहती थी उसी को कहा जाने लगा जनपद, उसी को जनपद कहा जाने लगा। और उस जनपद का एक राजा हुआ करता था या एक रूलर हुआ करता था, यानी कि रूलर मतलब राजा ही उसको कहा करते थे। तो जब लोगों ने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, क्लैंस बनाने शुरू करे, और वो क्लैंस जब एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने लगे तो उस टेरिटरी को कहा जाने लगा जनपद, जहां का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, तो जनपद मतलब एक टेरिटरी है, एक एरिया है, या आप ऐसे समझ सकते हैं एक शहर है जहां का एक राजा है। जनपद इज ए संस्कृत वर्ड, जनपद जो है एक संस्कृत वर्ड से बना है, विच मीन्स वेयर द पीपल हैव सेट फुट, जिसका मतलब है कि जहां लोगों ने अपना पैर रखा। क्योंकि जनपद जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक इसमें शब्द आता है जन और दूसरा आता है पद। जन का मतलब होता है लोग, पीपल, और पद का मतलब होता है पैर यानी कि फुट। तो जनपद का मतलब क्या हुआ कि जनपद इज संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल हैव सेट फुट। तो जनपद वो जगह है जहां पे लोगों ने अपना पैर रखा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया जनपद। तो जनपद दो शब्दों से मिलकर के बना है, जन और पद। ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि जनपद का असल में जो अर्थ है वो क्या है। जनपद का मतलब है कि जहां लोगों ने अपना पैर रखा, मतलब कि जहां लोग सेटल हुए। पैर रखने का मतलब क्या है, सेटल हुए। ठीक है, दैट इज हैव सेटल डाउन। सम ऑफ दोज अर्ली स्टेट्स हैड मर्ज टुगेदर। अब इनमें से जो कुछ जनपद थे वो आपस में मर्ज हो गए, वो आपस में जुड़ गए, जिसकी वजह से द रिजल्टिंग बिगर यूनिट्स, जो बड़े यूनिट बने, उनको कहा गया महाजनपद। भाई इसके नाम में महा जुड़ गया, मतलब क्या है कि जब कई सारे जनपद मिलकर के एक बड़ी यूनिट बनाए तो उसको हमने क्या कहा, महाजनपद कहा, अ लार्ज टेरिटरी। तो ऐसे टोटल 16 महाजनपद थे, इसीलिए इसको 16 महाजनपद काल कहा जाता है। तो 16 महाजनपदास एक्सटेंडिंग फ्रॉम गांधार इन द नॉर्थ वेस्ट, जिसके नॉर्थ वेस्ट में एक महाजनपद था गांधार नाम का। टोटल महाजनपद कितने थे ये भी याद रखना, तो 16 महाजनपद थे टोटल, जिनमें से गांधार जो महाजनपद था वो नॉर्थ वेस्ट में था। ठीक है, अंग महाजनपद कहां था, ईस्ट में था। एंड अस्माक इन सेंट्रल इंडिया, अस्माक कहां था, तो सेंट्रल इंडिया में, क्लोज टू द गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी के पास में। तो ये कुछ महाजनपदों के नाम है। इनमें से जो सबसे पावरफुल महाजनपद थे, द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज न्यू स्टेट्स, इनमें जो सबसे पावरफुल महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, वो थे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। ये कुछ पावरफुल महाजनपद थे उस समय के। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज, और ज्यादातर जो महाजनपदों की कैपिटल हुआ करती थी वो वेल फोर्टिफाइड सिटीज हुआ करती थी, यानी कि उसकी प्रॉपर किलेबंदी हुआ करती थी, प्रोटेक्टेड सिटीज हुआ करती थी, विद अ मोट रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन एज फर्दर डिफेंस। और उस कैपिटल के चारों तरफ, यानी कि पहले तो उसकी किलेबंदी होगी, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई जाएगी, और उसके सारे, उसके पूरी की पूरी बाउंड्री के आसपास एक मोट बनाया जाएगा। मोट, मोट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक शहर है जिसके आपने बाउंड्री कर रखी है, किलेबंदी कर रखी है, उसके बाहर आप क्या करोगे, उसकी बिल्कुल बाउंड्री पे ही आप एक गड्ढा करोगे, और वो गड्ढा पूरे टेरिटरी में होगा, पूरे एकदम सरकमफ्रेंस पे होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने मैथ आपको समझ में आएगी तो आप एक सरकमफ्रेंस पे, अपने टेरिटरी के बाहर एक सरकमफ्रेंस पे आप क्या करोगे, एक गड्ढा बनाओगे, खाई बनाओगे, और उसमें आप पानी भर दोगे, और उसमें कुछ ऐसे जानवरों को डाल दोगे जो खतरनाक होते हैं, जैसे मगरमच्छ है, जैसे घड़ियाल है, इस तरह के जानवर। तो उससे क्या होगा कि कोई भी इंसान अपनी सेना को लेकर के आपकी टेरिटरी के अंदर घुस नहीं पाएगा। अब आपको बाहर जाने के लिए एक प्रॉपर एक गेट होगा और एक ब्रिज होगा, जिससे आपके जो लोग हैं शहर के वो अंदर बाहर जा सकते हैं। लेकिन कोई बाहर से अगर कोई अटैक करना चाहेगा तो उसके पास अटैक करना जो है वो आसान नहीं होगा। किस वजह से कि एक तो पहले बाहर वो आपने बना रखी है खाई, जिसको क्या कहा जाता है, मोट कहा जाता है, MOAT, मोट। और उसके अलावा आपने अपने पूरे टेरिटरी की, अपने पूरे कैपिटल की आपने क्या कर रखी है, फोर्टिफिकेशन कर रखी है, यानी किलेबंदी कर रखी है, आपने बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है मोट। तो मोट क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है, अ डीप वाइड डिच, वाइड डिच मतलब चौड़ी खाई, डीप मतलब गहरी, सराउंडिंग अ फोर्ट, जो एक फोर्ट के चारों तरफ होती है, और ए फोर्टिफाइड सिटी, एंड फिल्ड विद वाटर, और उसको पानी से भर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है मोट, MOAT, मोट। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के बारे में। जो शुरुआत में जो महाजनपद थे, इनमें से कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पे डेमोक्रेसी पाई जाती है, जहां पे रिपब्लिक सिस्टम पाया गया। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे लिच्छवी क्लैन थी, तो वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम पाया गया, और बाकी कुछ एग्जांपल है उनके बारे में देखते हैं। तो ईच जनपद हैड एन असेंबली और काउंसिल। हर एक जनपद में एक असेंबली या एक काउंसिल हुआ करती थी, जिसको सभा या समिति कहा जाता था, जिसको सभा या समिति कहा जाता था। A good ruler was supposed to take the advice from those assemblies apart from the ministers and administrators. उस समय एक अच्छा राजा उसे माना जाता था जो अपने मंत्रियों से या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे तो सलाह लेता था, लेकिन साथ ही साथ उस सभा से, उस समिति से भी सलाह लेता था। यानी उस समय पे वो राजा अच्छा होता था जो सभा या समिति से भी सलाह लेता था। ठीक है, तो यहां पे थोड़े बहुत जो है डेमोक्रेटिक आपको लक्षण दिखाई देते हैं उस समय के हिसाब से। His position was hereditary. राजा की पोजीशन कैसी होती थी? हेरिडिटरी होती थी, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा। In the sense that a राजा would usually be the son of the previous one. इसका मतलब क्या होता है हेरिडिटरी का? कि जो राजा है वो अपने पुराने राजा का ही बेटा है। यानी हेरिडिटरी का मतलब होता है जिसमें वंश के आधार पर आपको पद मिलता हो। ठीक है, However, at least two महाजनपदास, दो ऐसे महाजनपदास थे, एक का नाम था वज्जी या जिसको वृज्जी भी कहते हैं, एंड उसका एक पड़ोसी था मल्ल महाजनपद। एक वज्जी महाजनपद और एक मल्ल महाजनपद हैड अ डिफरेंट सिस्टम। इनके यहाँ पे कुछ सिस्टम अलग था। जैसे द सभा और समिति हैड मोर पावर। यहाँ पे सभा और समिति के पास ज्यादा पावर हुआ करती थी। एंड टुक इंपॉर्टेंट डिसीजंस थ्रू डिस्कशन एंड इफ नेसेसरी थ्रू वोट। और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ करते थे वो सभा या समिति लिया करती थी, और कई बार डिस्कशन के साथ, और जब जरूरत पड़ती थी तो वोट के साथ। यानी उस समय पे वोटिंग भी हुआ करती थी, फैसला लेने के लिए उस समय भी वोटिंग हुआ करती थी। इसीलिए इसको कहा जा रहा है अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। यानी उस समय पे अर्ली पीरियड में हमारे यहां पर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस देखने को मिलते थे। ठीक है, तो सभा या समिति जो होती थी वो कई सारे डिसीजन, कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो डिस्कशन से लेती थी, और जब जरूरत पड़ती थी तो वोटिंग के साथ भी वो डिसीजन लिए जाते थे। This means that those महाजनपदास which were called गण और संघास were not monarchies. तो इसका मतलब है कि इन महाजनपदास को क्या कहा जाता था? तो गण या संघ। ऐसे महाजनपदास को क्या कहा जाता था? गण या संघ। और वो मोनार्की नहीं होते थे, वहां पे राजा का शासन नहीं होता था, वहां पे सभा या समिति का शासन हुआ करता था। और वो सभा या समिति भी जो है वो डिस्कशन के बाद और कई बार वोटिंग के बाद फैसला लिया करती थी। इसलिए इसको रिपब्लिक सिस्टम या इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता था। इनफैक्ट स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक्स। इसीलिए इनको विद्वान क्या कहते हैं? अर्ली रिपब्लिक्स। ठीक है, प्राचीन रिपब्लिक्स, पुराने गणतंत्र इनको कहा जाता था। समझ में आई बात कि इनको गण या संघ कहा जाता था, और कई विद्वान इनको क्या कहते हैं? अर्ली रिपब्लिक्स इनको कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, और उन महाजनपदास के नाम भी याद रखना जहां पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि वज्जी है, जैसे कि मल्ल है, इनको भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मोर इनोवेशंस के बारे में, यानी और भी कई सारी इनोवेशंस उस समय पर देखने को मिली। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रोंज मेटलर्जी। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, उसमें आप देखोगे कि उन लोगों को जो है कॉपर और ब्रोंज के बारे में पता था कि कॉपर कैसे बनाया जाएगा, कॉपर से कैसी चीजें बनाई जाएंगी, ब्रोंज से कैसे बनाई जाएंगी चीजों को, उसकी मेटलर्जी उनको आती थी। लेकिन नाउ इन दिस सेकेंड अर्बनाइजेशन, अब ये जो दूसरी अर्बनाइजेशन आई, अ मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड आयरन मेटलर्जी। इसमें जो है इनको आयरन मेटलर्जी के बारे में पता चला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को कॉपर और ब्रोंज की मेटलर्जी के बारे में पता था, लेकिन इस सेकंड अर्बनाइजेशन के लोगों को आयरन की मेटलर्जी के बारे में भी पता चला। इन सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड शेपिंग आयरन वर एक्चुअली परफेक्टेड फ्रॉम द अर्ली सेकंड मिलेनियम बीसीई। भारत के कई सारे इलाकों में ये जो आयरन को शेप करना, आयरन से चीजों को बनाना, ये जो टेक्नोलॉजी थी ये सेकंड मिलेनियम बीसी में ही आ चुकी थी। बट इट टुक ए फ्यू सेंचुरीज फॉर आयरन टू बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। लेकिन इसको कुछ शताब्दियां लगी, कुछ 100 साल लगे कि आयरन जो है वो हर एक इंसान के डेली लाइफ का पार्ट बन गया।
कि आयरन से बहुत सारी चीजें बनाई जाने लगी, आयरन के टूल्स बनाए जाने लगे, आयरन की बहुत सारे जो फार्मिंग में इस्तेमाल होती हैं चीजें वो बनाई जाने लगी। तो आयरन जो है वो डेली यूज का पार्ट बन गया सेकेंड मिलेनियम बीसी के कुछ सेंचुरीज बाद। आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स दैट ब्रोंज। आयरन जो है वो ब्रोंज के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर वेपन्स बनाता था, अच्छे हथियार बनाता था। लाइटर यानी हल्के बनाता था, शार्पर यानी कि बहुत शार्प बनाता था, तेज बनाता था, जैसे कि स्वॉर्ड्स है, स्पीयर्स है, स्पीयर्स मतलब भाले, एरोज है, तीर बनाता था, शील्ड बनाता था आयरन। तो आयरन से ज्यादा बेटर हथियार बनाए जाते थे, किसके कंपैरिजन में? ब्रोंज के कंपैरिजन में। तो ब्रोंज के कंपैरिजन में आयरन जो है वो ज्यादा बेटर वेपन्स बनाता था। एज इट हैपेंस देयर इज सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपदास। इसी की वजह से उस समय कई आपस के महाजनपदास में बैटल्स के भी एविडेंस मिलते हैं। जैसे हम जब पढ़ते हैं महाभारत के बारे में, तो महाभारत जो है वो माना जाता है कि वो इसी काल के आसपास महाभारत घटित हुई थी, क्योंकि महाभारत में जिन राज्यों के नाम हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे पांचाल है, जैसे गांधार है, ये उस महाजनपद काल में भी होते थे। जैसे गांधार मैंने आपको बताया ना, तो महाभारत में जो गांधार था वो एक महाजनपद था, वो एक राज्य था, जहां से गांधार नरेश यानी जो शकुनी है, जो उनके मामा थे, दुर्योधन के जो मामा थे, उनका नाम था शकुनी, जिनकी वजह से पूरी महाभारत हुई, जिन्होंने छल कपट से जो है पांडवों को हराया और पांडवों का जो राज्य था वो छीन लिया, और उसी वजह से जो है पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध किया, इसको महाभारत कहा जाता है। तो वो जो शकुनी थे वो गांधार प्रोविंस से आते थे, गांधार नरेश उनको कहा जाता था। तो गांधार जो प्रोविंस था, गांधार जो महाजनपद था, वो इन्हीं 16 महाजनपद में से ही एक था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो महाभारत जो थी वो भी इसी समय के आसपास मानी जाती है। तो कई सारे युद्ध इस समय पर हुए महाजनपदास के बीच में। द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर। भारत के जो पहले कॉइन्स बनाए गए थे वो सिल्वर के बनाए गए, क्योंकि सिल्वर एक सॉफ्ट मेटल होता है। सिल्वर सॉफ्ट मेटल इनटू विच सिंबल्स कुड बी पंच्ड, जिसमें सिंबल्स को आसानी से पंच किया जा सकता है। दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, इसलिए इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहा जाता था, क्योंकि इस पे सिंबल्स को आसानी से पंच किया जा सकता है, इस पे सिंबल्स को आसानी से ढाला जा सकता है, इसीलिए इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं द वर्ण जाति सिस्टम के बारे में, कि वर्ण सिस्टम, जाति सिस्टम, ये भी महाजनपद काल में ही बनना शुरू हुआ। इन इंडिया द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इन ए टू फोल्ड सिस्टम। भारत में जो सोसाइटी है उसको हम दो फोल्ड सिस्टम में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी है जाति। क्या होती है जाति, इसको समझते हैं। तो वन कैटेगरी वॉज द जाति, द स्किल्स दैट डिफाइंड अ पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टेंस स्किल इन एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, कॉमर्स और एनी क्राफ्ट वॉज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब ऐसा माना जाता है कि जाति का मतलब उस समय यह हुआ करता था कि एक पर्टिकुलर टैलेंट या एक पर्टिकुलर स्किल जिस व्यक्ति को आती है वो उसी पर्टिकुलर जाति में ही बिलोंग करेगा, और वो स्किल जो है वो अपने बच्चों को सिखाएगा, फिर वो उनके बच्चों को सिखाएंगे। तो वो स्किल्स जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पीढ़ियों में आती रहेंगी, वो उनके बच्चों में आती रहेंगी, उनके वंश में आती रहेगी, और वो उसी जाति से बिलोंग रहेंगे। तो जाति का मतलब पहले क्या होता था? स्किल। तो द स्किल दैट डिफाइंड अ पर्टिकुलर जाति, स्किल जो होती थी वो जाति को डिफाइन करती थी। ठीक है, और वो जनरेशन टू जनरेशन वो स्किल जो है वो ट्रांसफर हुआ करती थी। ऑफन अ जाति वुड गेट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब जातिज। कई बार जाति को भी कई सब जातिज में डिवाइड किया जाता था, यानी जाति के भी कई सारे हिस्से हुआ करते थे। पहले तो जाति थी अलग अलग, और उन जातियों में भी कई सारी अलग अलग जातियां हुआ करती थी। अलॉन्ग विद द जाति देयर इज अनदर कैटेगरी दैट ऑफ वर्ण। जाति के ही अलावा एक और कैटेगरी हुआ करती थी जिसको वर्ण कहा जाता है, वर्ण सिस्टम। अ कंसेप्ट दैट इमर्ज फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट, जिनके बारे में वेदों में लिखा हुआ है। यानी वेदों में किसके बारे में बताया गया है? वर्ण के बारे में बताया गया, ना कि जाति के बारे में। जाति जो सिस्टम है वो बाद में डेवलप हुआ, पहले जो पुराना सिस्टम था वो था वर्ण सिस्टम। ठीक है, जाति का सिस्टम उसके बाद डेवलप हुआ। तो वो जैसे वर्ण सिस्टम के बारे में यहां बताया हुआ है प्रॉपर, मैं उसी को डिस्कस करूंगा। तो देयर वर 4 वर्णास। तो टोटल कितने वर्ण थे? टोटल 4 वर्ण थे। कौन कौन से 4 वर्ण थे मैं उनको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। तो पहला वर्ण था ब्राह्मण।
दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वर्ण था वैश्य और चौथा वर्ण था शूद्रास। तो ये 4 वर्ण हुआ करते थे और इन चारों वर्णों का क्या काम था, इनको कैसे डिवाइड किया गया, हर एक वर्ण का एक प्रॉपर प्रोफेशन हुआ करता था, वो उसी काम से रिलेटेड हुआ करते थे। तो कैसे कैसे इन चारों वर्णों को डिवाइड किया गया और क्या क्या इनके काम थे। तो सबसे पहले जो ब्राह्मण थे उनका काम था, ब्राह्मण्स वर एंगेज इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। तो ब्राह्मण्स का काम था नॉलेज को प्रिजर्व करना और उसको स्प्रेड करना, फैलाना, यानी ज्ञान बांटना। तो ज्ञान देने का काम होता था ब्राह्मण्स का। एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, और जो भी रीति रिवाज होते थे, जो भी पूजा पाठ हुआ करती थी, जो भी सेरेमनीज हुआ करती थी, उसमें रिचुअल्स को फॉलो करने का काम भी किसका होता था, ब्राह्मण्स का। तो ब्राह्मण्स का काम ये था। क्षत्रिय का काम क्या था, तो क्षत्रिय का काम था वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड, यानी समाज और उस धरती की, उस टेरिटरी की रक्षा करना। एंड टू एंगेज इन वॉरफेयर इफ नेसेसरी, और अगर जरूरत है तो युद्ध में हिस्सा लेना। तो ये काम होता था किसका, क्षत्रिय का। वैश्य का काम क्या होता था, तो वैश्य वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटीज वेल्थ। वैश्य का काम होता था कि उस सोसाइटी की वेल्थ को बढ़ाना, उस सोसाइटी को अमीर करना, उसकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना थ्रू ऑक्यूपेशंस, अलग अलग ऑक्यूपेशन के जरिए। और फाइनली जो शूद्र हुआ करते थे उनका काम होता था, शूद्र वर द आर्टिसंस, यानी कारीगर हुआ करते थे, क्राफ्ट पीपल हुआ करते थे जो अलग अलग क्राफ्ट बनाते थे, वर्कर हुआ करते थे और सर्वेंट हुआ करते थे। तो जो इस कैटेगरी में आते थे उनको शूद्र कहा जाता था। तो ऐसे 4 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया गया था उनके काम के हिसाब से। तो यू मे हैव हर्ड द इंग्लिश वर्ड कास्ट, जैसे हमने इंग्लिश का वर्ड सुना होगा कास्ट। तो ये जो कास्ट वर्ड है किससे बना है, तो इट कम्स फ्रॉम ए पोर्टुगीज वर्ड कास्टा। ये जो कास्ट वर्ड है इंग्लिश का, जिसको हम हिंदी में जाति कहते हैं, ये जो कास्ट वर्ड है ये बना है किससे, एक पुर्तगीज वर्ड से बना है जिसको बोलते हैं हम कास्टा। कास्टा कैसे नाम पड़ा है कास्ट, तो एज पुर्तगीज ट्रेवलर्स टू इंडिया इन द 16th century CE ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि जब पुर्तगीज लोग हमारे देश में आए थे तो उन्होंने जब आकर के यहाँ पे जाति सिस्टम देखा तो उन्होंने इस जाति सिस्टम को समझने के लिए इसको एक नाम दिया और उन्होंने अपनी ही भाषा में से एक शब्द को लिया जिसका नाम था कास्टा, और उसी कास्टा से ही बनाया कास्ट। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे देश में जो इंग्लिश जो वर्ड है कास्ट, ये कौन से लोगों ने दिया या कौन सी भाषा से आया, तो पुर्तगीज भाषा से आया। ये शब्द कहां से आया, पुर्तगीज भाषा से आया, पुर्तगीज भाषा के शब्द कास्टा से आया। ठीक है, अदरवाइज हम जाति वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे, ये हमें पुर्तगीज ने नाम दिया अंग्रेजी का कास्ट। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया, यानी भारत में और कहां कहां पर डेवलपमेंट इस वक्त हो रहे थे। महाजनपद के अलावा भारत में और कहां कहां पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। जैसे 2 routes became widely used and are often mentioned in the literature। उस समय 2 रास्ते ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ करते थे। 2 ऐसे रास्ते थे जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ करते थे, जैसे आज के समय पे जो हाईवेज होते हैं बड़े बड़े, ऐसे उस समय पे 2 रास्ते थे और उन 2 रास्तों का नाम था, एक का नाम था उत्तर पथ और दूसरा था दक्षिण पथ। एक का नाम था उत्तर पथ और दूसरा था दक्षिण पथ, यानी एक रास्ता है जो उत्तर में चलेगा और एक रास्ता है जो दक्षिण में आएगा। तो 2 रास्ते थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। द फर्स्ट कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजन टू द गंगा प्लेन्स। जो पहला रास्ता था यानी उत्तर पथ, वो कनेक्ट करता था किसको, नॉर्थ वेस्ट रीजन को, यानी भारत का जो नॉर्थ वेस्ट इलाका होगा। कैसे, अगर आप भारत का एक नॉर्मल अगर आप मैप देखो, जैसे आप भारत का नॉर्मल अगर आप मैप देखो तो इसमें जो ये वाला इलाका है, पहले भी भारत का हिस्सा माना जाता था, सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता था, इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो यहां से लेकर के गंगा के प्लेन तक, यहां तक जो रास्ता आता था इसको कहा जाता था, ये क्या है, ये है उत्तर पथ। ठीक है, और दूसरा रास्ता द सेकेंड स्टार्टेड, जो दूसरा रास्ता है दक्षिण पथ, वो स्टार्ट होता था फ्रॉम कौशाम्बी नियर प्रयागराज, प्रयागराज से शुरू होता था। ठीक है, देन अ कैपिटल ऑफ वन ऑफ द महाजनपदास, जो समय के महाजनपदास की एक कैपिटल हुआ करती थी, एंड क्रॉस द विंध्या रेंज ऑफ हिल्स टू प्रोसीड ऑल द वे साउथ।
और विंध्या रेंज को क्रॉस करते हुए वो साउथ तक जाता था। ठीक है, विंध्या रेंज को क्रॉस करते हुए साउथ तक जाता था, यानी अगर हम मैप में देखें तो वो कुछ इस तरह का रास्ता था, यानी इधर प्रयागराज से होता हुआ विंध्या रेंज को क्रॉस करता हुआ साउथ में जाता था वो रास्ता, इस तरीके से। इसको कहते थे दक्षिण पथ। क्लियर है? तो दो रास्ते हुआ करते थे उस समय पे, एक उत्तर पथ और दूसरा दक्षिण पथ। इन द ईस्टर्न रीजन, और ईस्ट के इलाके में मेजर सिटीज इमर्ज्ड, बहुत सारे बड़े बड़े शहर इमर्ज हुए, सच एज शिशुपालगढ़। एक शहर था जैसे शिशुपालगढ़, जिसको आज के समय शिशुपालगढ़ कहा जाता है, एच हट गया बस, जो कि पार्ट ऑफ भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर का ही एक हिस्सा है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ द कलिंग रीजन, उस समय जो कलिंग रीजन था उसकी वो कैपिटल हुआ करती थी, शिशुपालगढ़। तो याद रखना, कलिंग रीजन की कैपिटल क्या हुआ करती थी? शिशुपालगढ़। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अराउंड दिस टाइम 3 किंगडम्स इमर्ज इन द साउथ, और इसी समय साउथ में भी 3 किंगडम थे। कौन कौन से? एक तो चोलास, चेरास और पांड्यास। तो साउथ के भी इन 3 किंगडम्स के नाम याद रखना कि साउथ में उस समय 3 किंगडम कौन कौन से थे? तो चोलास, चेरास और पांड्यास। ठीक है, तो ये हैं चीजें जो हमने आज के चैप्टर में डिस्कस करी। और चैप्टर का एक बार दोबारा से नाम देख लीजिए क्या है। चैप्टर का नाम है न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत में क्या डेवलपमेंट हुई, भारत में जो सेकंड अर्बनाइजेशन आई, उसके बारे में आज हमने इस चैप्टर में समझा, पढ़ा। तो इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इससे फायदा हुआ है तो पीछे की जो क्लासेस है उनको भी आप एक बार रिवाइज कीजिए, अपना सिलेबस पूरी तरह से कवर कीजिए। और हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक में, टॉपिक नंबर 18 में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।